लास्ट टाइम जो काम हम ऑनलाइन सेशन में कर रहे थे दैट वाज सेशन नंबर 3 atomic structure. We've already covered the first main topic for the discovery of electron and proton, which was through discharge tube experiment. और सेकेंड पार्ट पर हम पहुंचे थे विच वॉज रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है उसमें, कौन कौन सी रेडिएशन इमिट होती है, उन्हें कैसे रख करते हैं, सब हमने पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, और उन प्रॉपर्टीज की मदद से ये कंफर्म हो गया कि द मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट लीस्ट। फिर मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा कि अब हम चाहते हैं कि तीसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल था न्यूट्रॉन, उसकी भी डिस्कवरी नहीं पढ़ लें। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होने की वजह से सबसे मुश्किल से और लेट डिस्कवर हुआ था। उसकी एग्जिस्टेंस का क्लू हमें फौरन मिल गया था, यानी उसका आइडिया प्रपोज हो गया था, मगर उसकी कंफर्मेशन होने में कोई 30 इयर्स लगे। यानी उस वक्त तक फिर हमने और बहुत सारी बातें मालूम कर ली थी। तो अब चूंकि हमें अपनी तरतीब से पढ़ना है, हिस्ट्री से नहीं पढ़ना, तो मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ी सी एडवांस रेडियो एक्टिविटी की बातें करेंगे और फिर उसकी मदद से समझाएंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो सकती है। तो मैंने उसके लिए आपको ये बताया कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो ऑब्वियसली पीछे एटम में चेंजेस आएंगी। जब उसमें से कोई चीज बाहर निकल जाएगी तो एटम की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। तो उसमें से पहला पार्ट हमने किया था कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो उसमें क्या चेंजेस आती है, वो हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब जिस चीज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल और बीटा रेज। अब जिस तरह से हमारी और आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, ऑब्वियसली वो एक आइडियल तरीका तो नहीं था। पत्नी हम बोल रहे होते थे, कौन सुन रहा होता था, तो सामने बैठे हो तो नहीं बदलता कौन सुन रहा है, तो नहीं बैठे हुए तो पता नहीं कौन सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो बहरहाल अगर सुन रहा होता तो आपके दिमाग में एक सवाल फौरन आता, रेडियो एक्टिविटी 3-4 क्लासेस से शुरू हुई थी कि हम बार बार ये कह रहे थे कि एटम के न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा रेज और गामा रेज निकलती हैं। तो अभी अल्फा रेज निकली हो तो सही हो गई बात कि अल्फा रेज में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन बीटा रेज कैसे न्यूक्लियस से निकल सकती है? बीटा रेज तो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके बाहर होता है। या तो आप ही गए वो बाहर में से आ जाता है, नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ये न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बाहर जैन भाई ये कहें कि क्लास में से हाथी निकल रहा है, तो अंदर हाथी है ही नहीं तो निकला कैसे? अंदर तो मैं और आप, तो निकलेंगे भी मैं और आप ही, कॉमन सेंस की बात है ना। तो अब हमारे लिए बीटा रेस का मामला सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। आसान जवाब यही था, नहीं नहीं आपको पता नहीं चल रहा, वो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना वही निकल आते, ये तो 101% कंफर्म हो गया, वो नहीं निकलते क्योंकि उनके निकलने से केमिकल चेंज होती है। और मैंने बार बार, अगर ये समझ में आ रही हो बात, तो बार बार कहा है, चैप्टर 8 आप पढ़ चुके हैं, केमिकल चेंजेस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाएं तेज हो जाती है, टेम्परेचर कम करें कम स्लो हो जाती है। जबकि रेडियो एक्टिविटी के लिए मैंने आपसे कहा यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप उसे तंदूर में डाल दें, उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री कर दें, उसकी रेडियो एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस स्पीड से पहले हो रही थी उसी स्पीड से आप उसे फ्रीज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ये चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं है, इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं, ये न्यूक्लियस का मामला है। तो अब हमारा कहना था सर जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जादू से बाहर आ रहा है। तो ये समझाने में, ये बताने में
हमारा बड़ा टाइम लगा। बहरहाल अब वो टाइम हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना देते हैं जैसे भी मालूम हुआ। तो जो बीटा पार्टिकल निकलने का प्रोपोजल है या जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसमें ये जो न्यूट्रॉन है इसके बारे में हमें अभी तो हमें डिस्कवर करना है ना, इसलिए मैंने आपसे कहा पहले ये बातें बताकर अगर मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ाऊंगा तो जरा जल्दी हो जाएगा, वरना साइंसदानों को 33 साल लगे थे, हमें तो 3000 साल लग जाएंगे, इसी हमारी अकल है, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे से आना पड़ेगा। तो ये जो न्यूट्रॉन है इसके बारे में पता चला ये एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बना है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अगर हम आपस में इनहेल कर दें, मिक्सअप कर दें, मिला दें, तो एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस, मिलकर न्यूट्रल पार्टिकल। और इस बात का सबूत भी यूं मिला कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ही शामिल होता है। अब न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में फंसा हुआ है तो स्टेबल है। इसी वजह से अगर ये न्यूक्लियस से बाहर आया तो ये टूट जाता है फौरन। टूट कर क्या बना लेता है, वही दोनों चीजें जिनके मिलने से बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो असल में बीटा पार्टिकल तब निकलता है जब किसी वजह से कोई न्यूट्रॉन दो टुकड़े हो जाए, उससे बने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बना ये आ गया बाहर और हमने कहा देखो बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो बीटा पार्टिकल इज अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन बना वो अंदर ही रह गया। इसका मतलब है जब भी एटम में से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें क्या चेंज आनी चाहिए, उसका एक न्यूट्रॉन कम हो जाना चाहिए और एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाना, क्योंकि न्यूट्रॉन ने अपने आप को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन बनाया एक प्रोटॉन बनाया, प्रोटॉन अंदर ही रह गया और इलेक्ट्रॉन बना। ये है एक्सप्लेनेशन। तो अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल क्या बदलाव आएगा। एक एटम कंसीडर करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो नॉर्मल एटम होता है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, उसका एक स्पेशल आइसोटोप है जो बहुत ही कम मिलता है, वो रेडियोएक्टिव है, उसको कहते हैं फॉस्फोरस 32। नॉर्मल फॉस्फोरस 31 होता है, जो हमारी हड्डियों में भरा पड़ा है, इंसान की हड्डियां जानवरों की हड्डियां, इससे ज्यादा फॉस्फोरस होता है, वो फॉस्फोरस 31 है। ये बहुत ही रेयर है फॉस्फोरस 31। इसमें क्या है 15 प्रोटॉन होते हैं और 17 न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गया 30। ठीक है, ये एक एटम है जिसमें 15 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 17 न्यूट्रॉन्स। इसने बीटा पार्टिकल इमिट किया तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन टूट गया तो कितने रह गए 16, उससे एक इलेक्ट्रॉन बना वो तो बाहर आ गया और अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो गया, तो प्रोटॉन कितने हो गए, टोटल कितना हुआ। इसका मतलब है जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक एटम का मास नंबर चेंज नहीं, एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ गया, टोटल रिमेन्स सेम। न्यूट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन एक, लेकिन टोटल सेम। बस ये है इंपॉर्टेंट। तो आइए यहाँ लिखते हैं, if you have an atom with atomic number Z and mass number A और इसमें से निकलता है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का चार्ज -1 है, इसलिए इसके नीचे -1 लिखते हैं, और इसका मास क्योंकि बहुत ही कम है इसलिए हम उसे 0 करते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा, हमने कहा जैसे कि नजर आ रहा है विद एवरी इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल 1 प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। प्रोटॉन कहते हैं एटॉमिक नंबर को, इसका मतलब है जो एटॉमिक नंबर था वो Z से Z+1 हो गया, और मास नंबर जैसे कि वहां कहा जा रहा है जैसा था वैसा ही। तो अब मैंने आपसे कहा था अगर एटॉमिक नंबर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, चेंज हो जाए, तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो पहले एलिमेंट था X, अब हो गया, तो इसका मतलब है क्या चेंजेस आई यहाँ, एटॉमिक नंबर increases by 1
mass number remains constant and new element is formed. अब हम इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी बात को ले लेते हैं। फॉस्फोरस था जिसका एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर था 32, इसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो क्या बना? एटॉमिक नंबर 15 से 1 ऐड कर दीजिए, 16 हो गया। मास नंबर जो था वो दिया। अब 16 एटॉमिक नंबर का मतलब फॉस्फोरस तो नहीं है, कोई और एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा है, इसलिए हम उसकी जगह अननोन करके अब ऐसी ही एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे। फ्रेंसियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 87, मास नंबर है 216। बीटा पार्टिकल अगर इसमें से एमिट होगा तो क्या? अब जो कुछ हमने ऊपर बताया उसके मुताबिक एटॉमिक नंबर 88 हो जाएगा, मास नंबर 216 ही रहेगा और एलिमेंट है। अब ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए रखना चाहे तो 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है और 88 एटॉमिक नंबर रेडियम का होता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ज्यादा मुनासिब यही है कि आप खामखाई में अपनी मालूमात डालकर गलती करने के बजाय ये एक्स और वाई वाला तरीका ही अपनाएं। अब ये जो छोटा सा स्टफ हुआ लास्ट टाइम अल्फा और अब बीटा, दिस इज आइडियल क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस। अब इक्वेशन लिखकर आपसे पूछ लें तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। और या तो इस तरह या फिर इस तरह आएगा कि ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से बात बना लेंगे कि जब भी इमिशन होती है बीटा पार्टिकल की व्हाट चेंजेस अकर। ऑप्शन दिए नहीं होंगे और आपको पिक करना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे कि बीटा पार्टिकल एमिट हो तो एटॉमिक नंबर 2 ऐड हो जाता है या 1 कम हो जाता है, गलत ऑप्शन भी बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होती और न्यू एलिमेंट बनता है। अब रह गया गैमा। गैमा रेस के बारे में आपसे कहा था दे आर एनर्जी, दे आर नॉट पार्टिकल, ना उनका कोई मास ना उनका कोई चार्ज, वो सिर्फ एनर्जी है। तो जब गैमा रेस निकलती है किसी एटम से तो वो उस एटम की कुछ एनर्जी लेकर बाहर आ जाती है। इसका मतलब है एटम की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट्स इट। ना मास नंबर चेंज होता है, ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना एलिमेंट चेंज, सिर्फ थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए उसकी कोई इक्वेशन नहीं बन सकती। तो सिर्फ अल्फा और बीटा तक की बात रह गई। अब
जैसा कि हमने आपसे कहा, ये सब काम इस सेंस में कराया गया कि इसकी एक छोटा सा तस्करा किताब में भी था और ये कभी कभी हम इंस्टीट्यूट में देख लेते हैं, और इसकी मदद से अब हमारे लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर। और अब इस मौके पे मैं एक और बात बता दूं, बीच में भी कई दफा मैंने इस बात का तस्करा किया है कि पिछले 2-3 महीनों से एक न्यूज ये गर्दिश कर रही है कि वो जी सिलेबस भी कम होगा, और एक सिलेबस आ भी गया, कंफर्म नहीं हो पा रहा था, अब वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। दो बातें हैं, एक तो वही जो सिलेबस रिडक्शन आई थी वो भी होगा, और उसके साथ बोर्ड वालों ने कहा कि शायद एक कुछ दिनों में मॉडल पेपर भी एक दे देंगे ताकि और क्लियर हो जाए। अब चूंकि वो बात कंफर्म हो गई है, इसलिए अब हम उसे फॉलो करेंगे। अब से पहले नहीं कर सके थे क्योंकि फंस जाते, वरना पार्शियली मैंने किया था। चैप्टर 1 में एक टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर का, वो मैंने इसीलिए नहीं कराया था कि वो टॉपिक अलग थलग भी है और कट रहा है तो अच्छी बात है। बाकी इसलिए फंस जाते थे कि एक से दूसरे टॉपिक का लिंक है, हम जो एक टॉपिक छुड़वा दें तो अगला कैसे समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कहीं कहीं अजीब से अंदाज से टॉपिक कट किए हैं कि उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा, कि वो पढ़ाने पड़ेंगे वरना अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो अब हम उसे फॉलो करेंगे और रैंडमली नहीं करेंगे कि बच्चे कंफ्यूज होते थे पता नहीं क्या। बाकायदा जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हम सब टीचर करेंगे, वो आपको पूरी तरह बता देंगे कि भाई फला फला चीज अगर याद की थी तो अब रिवाइज मत कीजिएगा, बस हो गया। और अब आइंदा जो टॉपिक है उनमें हम ख्याल रखेंगे कि जो चीज नहीं है उसे कट डाउन पढ़ाएंगे, और अगर उसका समझना अगले टॉपिक के लिए जरूरी है तो सिर्फ इस तरह पढ़ाएंगे कि ये समझा दें, उसके नोट्स याद करने की, उसका टेस्ट लेने की हमें जरूरत नहीं। तो अब ये सब लोग करेंगे क्योंकि ये खबर हम अभी पहुंची हुई है, हमें आज ही है, तो इसलिए हम इस पर पूरी वर्किंग कर लेंगे ताकि आपको हर चीज बिल्कुल अपडेट करके हर सब्जेक्ट में बता दें, तो टेंशन और पैनिक नहीं। तो हम काफी सेफ साइड पर रहे हैं। कुछ पढ़ाना हमें एडिशनली पड़ेगा, हाँ कटाना पड़ेगा तो अच्छा है ना, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, तो हमने तो अब कहीं ना कहीं तो फंसना ही था। तो 5वां चैप्टर माशाल्लाह पढ़ रहा है, तो ये बात मैंने इसलिए कही कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन छोटी सी चीजें ये तो है, लेकिन एक बड़ा मेजर उन्होंने पूरा हिस्सा निकाल दिया, और वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो पूरा उन्होंने टॉपिक निकाला। तो हम उसका सिर्फ इतना तस्करा करेंगे जिससे हमारे अगले टॉपिक का ताल्लुक होगा, उसके नोट्स उसकी बातें करने की जरूरत नहीं। तो यही अब इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस जारी रखेंगे, और जो हम पढ़ चुके हैं बल्कि याद भी करा चुके हैं और अब वो नहीं है उसको हम जरा अच्छी तरह से देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, वो आपको बता देंगे, तो रिवाइज कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आ ही गए, अब आना शुरू होगा, नहीं तो मिड टर्म भी आपका होगा, तो उसमें फिर आप बहुत ही क्लियरली डिबेट कर देंगे ताकि आप इसके लिए, ठीक है ना। ओके, आइए अब देखते हैं न्यूट्रॉन। मैंने दो बातें की आपसे, एक तो ये कि न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में लेट पड़ा, आप लकी हैं आजकल के दौर में पैदा हुआ, कैसे लकी है, एकदम क्या जमाना आया आज से 100 साल पहले, तो सुन रहे होते ना मीडिया में आया होता, 100 साल पहले भी ऐसे कोई आ गई थी बाबा 1920 में भी। अगर उस वक्त होते तो इस चैप्टर का रंग ही कुछ और था। 1905 से 1938 तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल रहा था कि न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है या नहीं। तो दो थ्योरीज पैरेलल में चलती। उस जमाने में जो लोग पढ़ते थे उन्हें न्यूक्लियस के दो मॉडल पढ़ाए जाते, एक कहलाता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल और एक कहलाता था प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। एक मॉडल ये कहता था नहीं जी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है, और वो बड़े लोगों को पसंद था, क्योंकि जब आपने कह दिया न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर बीटा पार्टिकल तो कोई मसला ही नहीं, न्यूक्लियस में होता है बाहर आ गया पता, वो बड़े सुखी शांति रहते थे। तो जो दूसरे वाले कह रहे होते थे कि नहीं न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन, को बेचारे फंस जाते थे। एक तो न्यूट्रॉन किसी को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है साबित करो, दूसरा फिर ये नहीं पता चल रहा है बीटा पार्टिकल के।
23 इयर्स तक ही चलता रहा। फिर आखिर 1938 में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने पहली दफा न्यूट्रॉन को कंफर्म किया, उसको उसकी प्रेजेंस को प्रूफ किया और फिर मामला सही हुआ। तो जब एक चीज वेरीफाई आज भी हो जाए ना, तो उसे एक्सेप्ट करने में और टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाने में आजकल के दौर में भी काफी साल लग जाते हैं। तो उस जमाने में तो और भी देर लगेगी। तो इससे अंदाजा लगाइए कि 1938 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया और ये जो न्यूक्लियस के मॉडल थे ये खत्म, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जीत गया। 1980s में जब मैंने पढ़ा तो हमारी किताबों में उस वक्त भी वो टॉपिक था। हमें न्यूक्लियस के दोनों मॉडल पढ़ाए गए तो हमने सर से कहा ये क्या चल रहा है, मैंने यार ये पुराना है, चलो पढ़ लूंगा। तो इतना मुसीबत हमारी तो और भी ज्यादा थी। अब पहली बार ये टाइम हमारा मिला, लेकिन आइडिया आ गया था। आइडिया किस तरह आया था? एक साहब ने कैसे कह दिया जब तक डिस्कवर नहीं हुआ कि डस्टर नहीं है। यार ये तो दो में से एक होता है, मॉडल है उसके आगे तो जाएगी। अब ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवरी की, और ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब हिसाब ये है कि मैंने जब रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो आपसे कहा था दो तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इसकी वजह से हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए थे, और ये काम जिस शख्स ने शुरू किया था और जो इसका फाउंडर है वो था रदरफोर्ड, इसीलिए उसको आर्किटेक्ट ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट बनाने शुरू कर दिए। रदरफोर्ड ने एक आइडिया दिया, जिस आइडिया पर खुद उसने और फिर उसके सारे शागिर्दों ने उसी पे काम किया। वो आइडिया ये था कि उसने सबसे पहले रेडियो एक्टिव रेज को दूसरे एलिमेंट्स की शीट्स पर बम्बार्ड किया था। उसके ध्यान में यह आया कि जो रेडिएशन निकलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, अल्फा और बीटा रेज, अगर हम इन्हें किसी और मैटर के ऊपर बम्बार्ड करें तो ये अल्फा बीटा रेज जितनी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये जब एटम में जाएंगे तो एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से टकराएंगे, तो उससे क्या होगा ये देखो, कुछ तो होगा। तो ये काम इसने शुरू किया और इसके नतीजे में ये हुआ कि जब अल्फा या बीटा रेज किसी एटम से टकराती थी और अगर वो फर्स्ट कर ले उस एटम के न्यूक्लियस से टकरा जाए तो वो कोई नया एटम बना देती, आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब वो आर्टिफिशियल एलिमेंट अगर स्टेबल होगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो अनस्टेबल होगा तो रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। इस तरह आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी बनेगी। रदरफोर्ड के ने और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने, उसके स्टूडेंट्स ने इस तरीके से इतनी कामयाबियां हासिल की जिसकी कोई हद नहीं। मुझे नहीं पता आप लोग साइंस का लिटरेचर कितना पढ़ते हैं और उसकी स्टोरीज से कितना वाकिफ हैं, लेकिन साइंस वालों का के दो बहुत बड़े अलमिये थे, या कहिए उनकी दो बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी जो आज तक पूरी हुई थी। एक केमिस्ट्री वालों की, एक बायोलॉजी वालों की। केमिस्ट्री वालों की एक बहुत बड़ी तमन्ना ये रही हमेशा से, इसी तरह फिलोसोफर स्टोन बना लें।
हैरी पॉटर में था ना, क्या होता है फिलोसफर स्टोन, किसी चीज से टच होगा तो वो गोल्ड बन जाएगा। तो बेचैनी ये थी कि सोना बनाने की, ओए ओए, ये दीवार है सोने की बन जाए, कितने पैसे आ जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। उनका ख्याल था कि गोल्ड ऐसे केमिकल्स को मिलाकर बना सकते हैं, क्योंकि आज हमारी केमिस्ट्री बताती है कि गोल्ड इज एन एलिमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर किसी से बनाई नहीं जा सकती। बावलापन था, इस चक्कर में बहुत ज़हीन लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद कर दी, नहीं बना। बायोलॉजी वालों के दिल की तमन्ना थी, आज भी है क्या, फिल्मों में आता है इतना भाई, हमेशा जिंदा रहे, मरे ही ना। पत्नी का कौन सा पानी पिएंगे, मोर्टेलिटी भाई, तो मौत को शिकस्त देते हैं, खुद से लाइफ क्रिएट कर लें, मरे हुए को जिंदा कर दें। जी खतरनाक बातें हैं, अल्लाह ने आप ऊपर जाके खूब देखेंगे, लेकिन ये था दिमाग में भरा हुआ। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ आज तक। अलबत्ता आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाने का जो ख्वाब था कि हम खुद से गोल्ड बना लें, ये रदरफोर्ड ने कर दिया इसी तरीके से कि कोई एलिमेंट ले, उसके ऊपर अल्फा बीटा रेडिएशन मारे, अपनी मर्जी का एलिमेंट बन जाएगा, उसने गोल्ड बना के दिखा दिया। लेकिन उस पर इतना खर्चा आ गया कि उसने कहा अच्छा है बाजार से खरीद के ले आओ, ARY वाले सस्ता दे देंगे, ये महंगा है। तो इसलिए वो जो ख्वाब था कि हम अमीर हो जाएंगे, वो नहीं पूरा हुआ। इतना खर्चा आ जाता है आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाने पर कि अगर कभी जिंदगी में किसी ने ऐसा सोचा हो, नाइन्थ टाइम में ना बच्चे बड़े सोचते हैं, जब उनको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है तो उनको कहते हैं 92 नेचुरल एलिमेंट है और 26 आर्टिफिशियल है, टोटल 118 है, तो 118 ओवर बना ले लो। मतलब ये यहाँ क्यों रुक गए, इसलिए कि ये काम इतना महंगा है जिसकी कोई और फायदा कख नहीं हो रहा। होता ना नया एलिमेंट बन जाए, वो बड़ा महंगा हो, वो उससे कोई फायदा हो जाए तो फिर हर आदमी खर्चा भी करे, खर्चा कर देते, मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले अच्छे खासे मुल्कों में थी लेबोरेटरी, अब सिर्फ एक अमेरिका में रह गई, वो भी बंद पड़ी हुई है, वो भी काम कर देते हैं, खर्चा करे जा रहे, मिल तो कुछ रहा नहीं है, तो बड़ा महंगा काम है। इसलिए वो जो ख्वाहिश थी सोना बनाएंगे पैसा कमाएंगे, वो खत्म। लेकिन बन गया, ये ना कहिए नहीं बना, बना दिया जवान के बच्चे ने, गोल्ड बना, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बने। अब चूंकि फायदा उनको हो रहा था, नई नई चीजें डिस्कवर हो रही थी, तो हर एक इस पे लगा रहा। तो चैडविक ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, कर कुछ और रहा था, डिस्कवर न्यूट्रॉन। अब इन लोगों ने न्यूट्रॉन की का आइडिया कैसे दिया था, पहले वो इंट्रोडक्शन देते हैं फिर एक्सपेरिमेंट। आइडिया ऐसे आया कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, और हम कहते हैं उसका मास है 1 AMU, ठीक है। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका मास कितना होना चाहिए, 2 AMU। जब हीलियम के एटम को हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो उसका मास आता है 4 AMU। ये कैसे हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ और भी है। अगर सिर्फ 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो मास 2 होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास 1 है। सब कार्बन देखा 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मास कितना है 6 होना चाहिए, होता क्या 12। तो हर एक में यही आ रही है कि कुछ मास एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों है। तो उस वक्त ये आइडिया तुक्का मारा गया कि ऐसा लगता है एटम में कोई और पार्टिकल भी है जिसका मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के बराबर है और उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसलिए पता ही चल रहा उसका। तो ये प्रपोज हुआ कि वो न्यूट्रॉन, तो थ्योरी हो गई ना, थ्योरी तो पता नहीं कितने लोगों ने कौन कौन सी दे दी है, साबित हो ही नहीं। तो आइडिया ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन तो इस लॉजिक से आ गया था, मगर उसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं हो रही थी, वेरीफाई फिर इसने। तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बताएंगे आइडिया की लॉजिक क्या थी, फिर एक्सपेरिमेंट। तो आइए फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन atom contains 1 proton
and one electron, and its mass is taken as 1 AN. Helium atom contains 2 protons and 2 electrons, and its mass, so its mass should be 2 AN, but in actual it is 4 AN. Similar discrepancies were observed in other atoms as well. To explain this, it was suggested that atom also contains another particle which is neutral and has mass approximately equal to proton, and it was named as neutron. तो ये हमने इसका इंट्रो दिया, कहाँ से ये आइडिया ही कहाँ से आया कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो हाइड्रोजन एटम contains 1 proton and 1 electron and its mass is taken as 1 AMU, जबकि हीलियम एटम contains 2 protons and 2 electrons, so its mass should be 2 but in actual it is 4. और ऐसी ही गड़बड़ और भी एटम्स में आ रही थी, तो similar discrepancies were observed in other atoms as well. To explain this, it was suggested that atom also contains other particle which is neutral and has mass approximately equal to proton, और उसका नाम हमने रखा है न्यूट्रॉन। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये डिस्कवर कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, एक रूटीन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। रदरफोर्ड और उसके सारे स्टूडेंट्स को एक ही काम मिला था कि मुख्तलिफ मेटल्स लीजिए, उनकी शीट्स बनाइए और उस पर रेडियोएक्टिव पार्टिकल बमबार कीजिए। अब माशाल्लाह 92 नेशनल एलिमेंट है, उसमें से 70 मेटल्स हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो इसके हिस्से में जो मेटल आया था वो था बेरिलियम। एक मेटल है जिसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये सबसे टॉक्सिक मेटल है तमाम एलिमेंट्स में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। इस मेटल की शीट बनाई और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बमबार्ड किया। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या ऑब्जर्व किया और कैसे सेटअप किया, ये हम यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह।